अभी तो नहीं करने नहीं बंदर को जैसे लगा के दिया अपने बंदर। चलो भाई, प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, कल किया था आप लोगों ने, कोशिश की थी डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। कुछ पॉइंट निकाले थे, क्लियर है ना? मतलब जहाँ से निकला, बट वो सबके पास है ना, वो रिटेन है आपके दिमाग में ना, ये मेन चीज़ है। बाकी कहाँ से आया सोर्स, कई बारों में मटेरियल मैटर नहीं करता। आपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से नॉलेज गेन किया, ये मैटर करता है। फैक्ट इन इशू को और किन नामों से जाना जाता है? प्राइमरी फैक्ट या मेन फैक्ट ना। जब हम क्रिमिनल केस की बात करेंगे तो फैक्ट इन इशू कहाँ दिखाई देगा हमको, किस शब्द के रूप में रिफ्लेक्ट होता है फैक्ट इन इशू? चार्जशीट। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। कौन फ्रेम करता है चार्ज? नहीं, अरे ना, चार्जशीट आईओ करता है, ठीक है। आफ्टर इंक्वायरी मजिस्ट्रेट अगर करता है, प्राइमरी फेसी लगता है फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट उन ऑफेंसेस को फ्रेम करेगा, उन चार्जेस को फ्रेम करेगा जिसके बारे में लगता है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो चार्ज फ्रेमिंग का काम किसका है? मजिस्ट्रेट का है, आफ्टर इंक्वायरी। पॉइंट समझ आया? इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तो पता होगा या पता होना चाहिए आपको, मान लो मिस हो गया कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं 2 मिनट में बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के बाद का जो रिजल्ट होता है वो 2 रूप में आ सकता है। किस रूप में? डिस्चार्ज या अरे सर, वो चार्जशीट लगा देगा या तो फाइनल रिपोर्ट लगा देगा। तो चार्जशीट लगाना मतलब कि किसी आरोप के बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि हाँ ये ऑफेंसेस कमिट किए गए होंगे, चार्जशीट लगा दिया। या एफआर लगा सकता है 169 के अंतर्गत, लगता है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ तो आईओ अपने स्तर पर क्या कर देगा? एफआर, फाइनल रिपोर्ट। इसका मतलब कि कोई मामला बनता ही नहीं, ठीक। तो जब चार्जशीट लग जाएगी तब यहाँ पे फिर शुरू होगा मजिस्ट्रेट का काम। और वो जो शुरू का स्टेज जो प्रोसीडिंग होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसका नाम क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने के पश्चात 2 इफेक्ट हो सकते हैं इसके, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या? या तो डिस्चार्ज हो जाएगा तो चार्ज फ्रेम होगा, या तो डिस्चार्ज हो जाएगा या तो चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं मानसू? डिस्चार्ज मतलब कि मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करने के बाद उसको लगा कि कोई मामला नहीं बना तो उसने डिस्चार्ज कर दिया, जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। जुडिशियल माइंड, फाइनल रिपोर्ट आईओ करेगा। हाँ, तो आईओ के लेवल पर अगर वो व्यक्ति कुछ नहीं ऑफेंस किया तो एफआर लग गया, मजिस्ट्रेट के लेवल पर अगर कुछ नहीं किया है तो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। बट अगर चार्ज फ्रेम कर दिया गया है तब क्या होगा? ट्रायल होगा, ठीक है। ट्रायल कंप्लीट हो जाने के पश्चात फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एक्यूटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। अगर जो चार्जेस लगाए गए हैं अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो जाता है तब क्या हो जाएगा? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो जाता है तब कन्विक्शन होगा, कन्विक्ट किया जाएगा। जो ऑफेंस इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? कन्विक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो एक्यूटल हो जाएगा। अच्छा, फिर कन्विक्ट हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? फिर सुनवाई होगी, फिर प्रोसीडिंग होगी। किस बात के लिए? तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि बताया गया है कि मैक्सिमम इतना पनिशमेंट है, जैसे थेफ्ट के लिए, मर्डर के लिए अप टू 3 ईयर्स या अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट या अप टू सेंटेंस। तो अब मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रेशन है। कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताया गया, तो इन बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। और इसमें 2 बात कि ऑफेंस का सर्कमस्टांसेस तथा एक्यूज्ड की भी परिस्थितियाँ जो हैं वो भी मैटर करती हैं। एक्यूज्ड की परिस्थिति तथा ऑफेंस की परिस्थिति, इन दोनों को कंसिडर करने के पश्चात क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिटरमाइन किया जाता है। दोनों अंतर समझ आया? एक्यूज्ड की परिस्थिति कैसे मैटर करेगी? फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है, ठीक है, 95 ईयर्स ओल्ड है, या 5 साल 12 साल का है, या 25 साल का, या हम आप लोगों ने किया, एज किस परिवेश में रह रहा है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्यूज्ड की भी परिस्थिति तथा जो
अपराध की परिस्थिति है, ये दोनों मैटर करती है दंड की मात्रा को तय करने का। ठीक है, मैं कहाँ शुरू किया था, हम लोग बात किसी कर रहे थे, फैक्ट इन इशू की। तो एक पॉइंट निकालना था आपको, बताना था चार्ज, और सिविल केस में इसको क्या बोलते हैं, चार्ज तो भाई उधर होगा ना। हाँ ठीक है, इशू ऑफ फैक्ट, ठीक है, तथ्यों का विवाद, विवादक तथ्य, तथ्यों का विवादक, चीज़ वही है, फैक्ट इन इशू बोला है वो। हाँ, नाम अलग अलग हैं, मैटर इन इशू। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके लिए वो मेन फैक्ट है, प्राइमरी फैक्ट है। इसी फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिस्प्रूव करना है। इसी फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए हेल्प ली जाती है रेलेवेंट फैक्ट्स की। ठीक है, तो रेलेवेंट फैक्ट के आधार पर कोर्ट को इन्फ्रेंसेस निकालने होंगे और वही जजमेंट का बेस बनेगा। ठीक है ना। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या है, हेल्पिंग फैक्ट्स है, मीन्स है, साधन है। इससे अब हमें एक और पॉइंट निकालना होगा, अंतर समझना होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रूफ एंड एविडेंस। क्या दोनों एक ही चीज़ है? ठीक है, तो प्रूफ क्या है, एविडेंस का रिजल्ट है, आउटकम है कि ढेर सारे एविडेंसेस आए, उसके आधार पर हम ये मान लिए कि हाँ ऐसा चीज़ इस्टेब्लिश हो रहा है, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इन तथ्यों के आधार पर ये साबित हो गया कि ऐसा हुआ। ठीक है, उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर साबित हो गया कि लड़की ने रॉन्ग कमिट किया था। ठीक है ये भी मामला ताज़ा है। वो फिल्म बन रही है इस पर, एक शॉर्ट मूवी बन रही है डॉक्यूमेंट्री। देखो किसका स्टार कहाँ कैसे चमक जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, तो अब हो गया, अब एक बढ़िया चाहिए। इससे तो इन सब चीज़ों को अप्रिसिएशन मिलेगा कि ऐसा कुछ काम करो, हाईलाइट हो जाओ, फिर देखो ये सब सोशल मीडिया के ही सब परिणाम हैं। किसी चीज़ को कितना तान दिया जाए कुछ कह नहीं सकते। एनीवेज चलो, इतना बढ़िया सुंदर राइटिंग लिखा है, मुझे तो हटाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो यहाँ पूरा एकदम कचरा कर दूंगा। चलो हटाना ही पड़ेगा। ये जेडी सर के क्या? हाँ भाई, अब कलाकार है, आर्टिस्ट, बढ़िया बढ़िया राइटिंग। क्या? हाँ क्यों नहीं पढ़े? शुरू करेंगे अभी तो, बस हमें लगता है नेक्स्ट मंथ से। और नेक्स्ट मंथ बचा ही कितना है? एक काम करो, डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ाई होगा। तो अभी हम लोग आज क्या, डॉक्यूमेंट और फैक्ट इन इशू तो हो ही चुका है, डॉक्यूमेंट करेंगे। हाँ, बहुत केयरफुली डॉक्यूमेंट को पढ़िए, एटलीस्ट 2 बार तो जरूर पढ़िए। और इस रूप में पढ़िए कि खाली पढ़ने के लिए नहीं, आप देखो कि इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो डॉक्यूमेंट को समझने या समझाने के लिए जरूरी है। तो फोकस करना उन टर्म्स को, और उन टर्म्स के बीच के जो रिलेशन है, यही देखो डेफिनेशन होती है। जो टर्म्स यूज किया गया उस टर्म को पढ़ना है, तथा उन टर्म्स के बीच में जो इंटर रिलेशन है, जो इंटर लिंकेज है, ये अगर आप समझ लेंगे तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस का हो, इंटरव्यू का। कम से कम 2 बार पढ़िए दस्तावेज को।
पढ़ो बार, 2 बार पढ़ो उसको। बाई मीन्स ऑफ, बताओ क्या क्या मीन्स है? Letters, figures, marks, or any combination of any of these. more than one of those means. तो ये क्या है? वे ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या लिखा था कि एक्सप्रेस करना है ना, या डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना है उसको, किस चीज़ को, किसी भी मैटर को। अब इस मैटर में क्या क्या चीज़ आ सकती है? स्टेटमेंट आ सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई मकान, बिल्डिंग, क्या है, जो भी है, जो भी थिंग्स है, जो भी आपने पढ़ा है फैक्ट्स ना, उसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है या डिस्क्राइब करना है। किस तरीके से हम अपनी बात को, जैसे मुझे आज डॉक्यूमेंट पढ़ाना है, तो डॉक्यूमेंट क्या है? एक मैटर हो गया, एक वस्तु विषय सब्जेक्ट मैटर हो गया ना, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर है, इसको क्या करना है? आपके सामने डिस्क्राइब करना है। कैसे? लेटर्स के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, फिगर्स के द्वारा हो सकता है। तो ये क्या है? लेटर्स ना, शब्द, अंक, चिन्ह। तो मैं या कोई भी व्यक्ति जब किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करना चाहे या डिस्क्राइब करना चाहे, तो क्या चाहिए उसके लिए? वर्ड्स चाहिए, शब्द चाहिए, बोल करके भी, लिख करके। लेकिन यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट शब्दों पर ये हम लोग इसी को समझ रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट मीन्स एंड इंक्लूड्स, ठीक। तो मीनिंग बताया जा रहा है पहले क्या है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो ये क्या होगा तरीका। अब देखो ये जो शब्द है, चलो पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर। तो क्या है? बाई मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स एंड मार्क्स अपॉन एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ये बोर्ड भी हो सकता है, दीवार पर भी लिख सकते हैं, पत्थर पर भी लिख सकते हैं, अपने कॉपी पर भी लिख रहे हो, ठीक है। लोग मार्क शब्द भी लिखते हैं, गेट वेल सून, और फेयरवेल होता है तो शर्टों भी लिखते हैं ना, दुनिया भर चीज़ें, ये सब है। जो आपके शर्ट पे प्रिंट है, सब क्या है ना, मार्क्स। कुछ भी है तो किसी रूप में हो सकता है। किस रूप में हो सकता है? इसको लिख भी सकते हैं ना। और लिथोग्राफ, फोटोग्राफ्स, प्रिंट भी कर लो, पहले कर लेना चाहिए था। और मैप, हाँ हाँ, कैरिकेचर, ठीक है। इंस्पेक्शन, हाँ, तो जो इंस्क्रिप्शन होता है तो ये किस पर होगा? या तो स्टोन पे या तो मेटल पर होगा। अब कुछ चीज़ बची, कहीं पे कर लो, जमीन पे लिख लो, मिट्टी पे लिख लो, फर्श पे लिख लो। देखो जहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे लिखता है ना, शीला लव्स फला रोहित, कितने नाम है। भले शीला अमर हो जाए, रोहित अमर हो जाए, बट नाम लिखा रहेगा, नाम चलता रहेगा। देखो दीवार पे पूरा, और कहीं जगह मिली नहीं अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तो ये सब चीज़ें, अमर, शहीद। अब देखो क्या है कहानी, समझो कि आपका जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, चाहे भी कोई वर्ड हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, लैटिन हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी है ना, ये मैटर नहीं। किसी भी भाषा में कर रहे हो, जो आपकी राजभाषा क्या है? हिंदी। स्क्रिप्ट तो कोई भी स्क्रिप्ट हो, यहाँ पे ऐसी कोई स्क्रिप्ट की बात नहीं करें कि हिंदी लिखा जाए या देवनागरी लिखी जाए, कोई भी स्क्रिप्ट हो। फिगर चाहे डोमेस्टिक वाला हो, चाहे इंटरनेशनल फिगर जो रिकॉग्नाइज्ड, हाँ, उस पर चर्चा करेंगे हिंदी पॉलिटी में आएंगे तो, बड़ा कंट्रोवर्सी है इसमें। मार्क्स, तो हम क्या कर रहे हैं कि देखो, हम अपनी बात को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए क्या कर रहे हैं? सर्कल भी बना रहे हैं, ठीक है, शब्द भी लिख रहे हैं। कोई गिनती तो नहीं लिखी मैंने, मान लो गिनती भी लिख देंगे 4-5, ठीक है। तो चलो सेक्शन 3 में है ना ये, तो चलो ये भी आ गया, फिगर भी आ गया। तो हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? इनमें से किसी भी तरीके, एक से भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, वीडियो चल रही है, वॉइस भी आ रही है और वीडियो भी चल रही है ना। तो एक से अधिक भी तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है आशीष, गेटिंग माई पॉइंट। अब तरीका ये हो सकता है, हम लिख दें, फोटो खींच दें, प्रिंट कर दें, जो भी तरीके होंगे, ये सब वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। पत्थरों पे लिख दिया गया, मेटल के किसी प्लेट पर लिख दिया गया, वो सब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर जो कुछ भी किया गया है
चाहे इसको रिकॉर्ड करने का इंटेंशन हो या इंटेंशन न हो, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गई हो। बट यहाँ पर अगर आपने इंटेंशनली इसको रिकॉर्ड किया है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी जो कुछ भी आपने लिखा पढ़ा है, लिखा है, डिज़ाइन बनाया है, कुछ भी बनाया है, वो अगर आपने इंटेंशन आपका क्या था कि इसको रिकॉर्ड किया जाए ना, इंटेंशन क्या था रिकॉर्ड करने के। हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, जब जरूरत पड़े तब फिर से उसको रिकॉल कर लें। आपने क्यों रजिस्टर कुछ भी लिखा, जो भी लिखा क्यों लिखा, यहाँ से क्लास खत्म होने के बाद कन्फ्यूजन होगा फिर से देख लेंगे। हमने क्यों लिखा कि कम से कम आधे घंटे तक आपके सामने ये रहेगा, ठीक है, तो मुझे समझाना आसान रहेगा और आपको भी चीज़ें कहीं न कहीं से दिमाग में आती जाएंगी, तो एक स्टोर हो जाएगा, ठीक है, आप इससे फेमिलियर हो जाओगे। नहीं तो मैं नहीं लिखता। तो जब हम लिख रहे हैं तो इंटेंशनली भी लिख रहे हैं कि जब कभी कोई सेल डीड या गिफ्ट डीड देखा होगा, नीचे लिखा रहता है कि ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत पर काम आए। यानी ये चीज़ जो हमारा जो कुछ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी टर्म्स और कंडीशन बना रहे हैं एग्रीमेंट के अंतर्गत, वो इसलिए बना रहे हैं कि कभी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो तो ये एज अ डॉक्यूमेंट एक साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके, ठीक है ना। तो ये इंटेंशन हो सकता है, किस इंटेंशन किस बात का, कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग या उसको हम बाद में रिपीट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो रिपीट किया जा सकने की स्थिति में है तो भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, चाहे इंटेंशनली आपने किया हो चाहे न किया हो। वो घटना 12 बिरवा वाली लड़की वाला मामला रिकॉर्ड तो हुआ, उसको पता नहीं था रिकॉर्डिंग है, शायद रिकॉर्डिंग पता होता तो ये खेल इतना बुरा ना होता, है ना। तो चाहे आपका इंटेंशन हो रिकॉर्ड करने का, चाहे इंटेंशन ना हो, बट उसका नेचर ऐसा है कि वो बार बार रिपीट हो सकता है। तो क्या हो सकता, क्या बने माना जाएगा वो, जैसे उसमें सीसीटीवी में आया वो अलग चीज, लेकिन जैसे फोन में जो रिकॉर्ड हुआ था वो भी तो डॉक्यूमेंट था जो वायरल हुआ, जो कुछ भी रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि वो फोन में जैसे जिसने हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने उसको वीडियो बनाई थी, तो क्यों वीडियो बनाया था, इंटेंशन क्या था, ठीक है क्या, तो इंटेंशन तो था ही वीडियो बनाने का। कुछ चीज़ें ऐसे हो ही जाती हैं कि बिना इंटेंशन के भी चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाती हैं। कहते ना कि ऐसी से आ रहा है, चलो नहीं सर, वो ठंडा ज़्यादा फील कर रहा है, थोड़ा ठंडी आ रहा है ना। चलो शिमला का फील करो, है नमस्कार, ठीक है। देखो सब घर बैठे बैठे सब फील कर रहे हैं ना, तो ये फीलिंग क्या इंटरनल फैक्ट है ना, इसको बाहर हमने क्या फील किया, हाँ। बस अब बोल दे मैगी लाएंगे तो बाहर ले जाएंगे। अब एक बार फिर से बेरक पढ़ो आप डॉक्यूमेंट को, देखो कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, और इन सबको कोरिलेट करो, जितने भी टर्म्स आपने देखे या यहाँ लिखा। कोई भी शब्द मिसिंग तो नहीं है, सब क्लियर हो गया। तो अब इसको अगर हम कंक्लूड करें तो डॉक्यूमेंट की एक अच्छी स्थिति आ सकती है सामने। तो डॉक्यूमेंट क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को एक्सप्रेस किया जाए या तो डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पर, सब्सटेंस मैटर नहीं कर रहा है। तरीके आपके एक्सप्रेशन के जो भी हो सकते हैं सब चलेगा, एक से अधिक तरीके भी आप साथ साथ काम कर सकते हो। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, दोनों चल रहा है ना, तो एक से अधिक वेज या तरीके भी आप एक साथ में यूज़ कर सकते हो, ठीक, ये हो गया। और ये जो किस रूप में आया, चाहे लिख रहे हो, चाहे प्रिंट हो रहा है, चाहे फोटोग्राफी हो रही हो, चाहे रिकॉर्डिंग हो रही हो, ठीक है, मैप बना रहे हैं, भारत का नक्शा भी ज्योग्राफी वाले सर बनाए होंगे कुछ इस तरह से आपको समझाने के लिए कि कहाँ का क्लाइमेट कैसे क्या है, अलग अलग उसने चिन्ह बनाए होंगे ना, कि लो प्रेशर एरिया का चिन्ह अलग होगा, हाई प्रेशर एरिया का चिन्ह अलग होगा। ये सब चिन्ह बना करके आप चीज़ों को क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। और कोई कार्टून बना करके भी हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपनी बात को, अपने विचारों को कैरिकेचर या कार्टून देखते हो, कार्टून
बहुत बातें हो जाती हैं, बड़ी छिपी बातें हैं। अमूल के अलावा जी वाला है। और इससे वो मोदी जी की भी कोई- अरे मोदी जी क्या क्या सबका बहुतों का है, मतलब उसमें। एग्जाम इलेक्शन टाइम ज़्यादा ही आता है। हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, तो ये भी एक तरीका है, तो ये सब आ जाएगा। वो भी तो एक आर्ट है ना, जिससे अपने भावनाओं को, अपनी चीज़ों को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। या किसी के बारे में प्याज मांगा हुआ तो मनमोहन सिंह का खोपड़ी और प्याज इसे बना के, जो पकड़ी थी प्याज का छिलका बना के लटका दिया, तो महंगा हो गया प्याज, तो वो एक इशू बन गया। तो लोग समझ तो गए कि क्या बात है। तो ये अब डॉक्यूमेंट समझ आ गया ना। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो ज़रूरत पड़ने पर फिर से आप उसको रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वो क्या हो गया है, रिकॉर्ड में हो गया है। या तो आपने नेचुरली रिकॉर्ड किया है या बाई चांस रिकॉर्ड हो गया। अब ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट हमें अभी फिर काम आएगा, इसलिए काम आएगा क्योंकि अभी हम अगला पढ़ने जा रहे हैं एविडेंस। अब यहाँ पर एविडेंस की जो डेफिनेशन दी गई है बहुत अच्छी तो नहीं है, हाँ एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन केवल मीनिंग तो नहीं है, बट खाली ये बताया जा रहा है कि एविडेंस में क्या क्या आता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ एविडेंस बताया जा रहा है। फैक्ट सच तो ये है कि इसमें एविडेंस को डिफाइन करने के बजाय इसके तरीके बताए गए। ठीक है, तो जब आप एविडेंस को पढ़ोगे तो एविडेंस के दो ही तरीके रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। पहला है ओरल एविडेंस, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी दुनिया के जितने भी फैक्ट्स हैं, जो हम लोग फैक्ट समझ रहे हैं, उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब इसमें से एक को डिफाइन कर लो तो तीन तरीके तो हैं, दो ही तरीके हैं। एक को डिफाइन कर लो, जो बचा हुआ पार्ट है वो दूसरा हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका है। तो ओरल एविडेंस को डिफाइन करना इतना इजी टास्क नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर दिया गया। बाकी जितने इसके अलावा जो फैक्ट्स होंगे, जो एविडेंस होंगे, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ओरल एविडेंस के अंतर्गत मान लिए जाएंगे। ठीक, आशीष समझ में आया? कुछ लिखा पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये क्या है, भौतिक वस्तु है कि मटेरियल थिंग है ना, इसका एग्जिस्टेंस है ना, विजिबल है, दिखाई दे रहा है। क्या है ये भी पहचान है, डस्टर है, इसका काम है इसको क्लीन करना, इरेज करेंगे जो कुछ लिखा है। मान लो यही से किसी को हमने इंजरी पहुंचाई, तो किसने पहुंचाई इंजरी, मैंने, किसको, इनको, कैसे, इससे, तो एक चीज़ आ गई। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसका इंस्पेक्शन जरूरी है कि क्या यही वही चीज़ थी, क्या ये वही वेपन था जिससे, या ये वही सब्सटेंस था जिससे ये क्राइम किया गया। तो ये भी एक जांच का विषय बन गया, ये भी एक इंक्वायरी का मैटर हो गया, कोर्ट में ये भी जाएगा। जबकि मैंने आपके पास कहा, आपके लिए कहा कि एविडेंस के दो ही प्रकार के होते हैं, ओरल या डॉक्यूमेंट्री। तो ये इस किस कैपेसिटी से कोर्ट में जा रहा है, कौन सा एविडेंस है, कहाँ कुछ लिखा है इसमें। इससे डॉक्यूमेंट अगर है तो डॉक्यूमेंट में कंडीशन पूरी चाहिए। यही मैं समझना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट को समझने के लिए क्या जरूरी है, कुछ न कुछ लिखा गया हो। इसमें कुछ लिखा गया है, फिर डॉक्यूमेंट कैसे हो गया। ये एक मैटर है, जरूर मैटर तो जरूर है, सब्जेक्ट है, मैटर है, क्या ये डॉक्यूमेंट है। टूल्स ऑफ क्राइम मिला है तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि इज इट डॉक्यूमेंट, नहीं, लेकिन ये कोर्ट में जा रहा है कि नहीं फॉर इंस्पेक्शन, तो किस कैपेसिटी जा रहा है। जब ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या इसका मतलब ओरल एविडेंस होगा ये। फिर मैंने कहा कि इंडिया, भारत में कोर्ट में केवल दो ही तरीके के एविडेंस को अलाउ किया गया है, डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस। तो ये किस कैपेसिटी जा रहा है कोर्ट में, किस हैसियत से आप इसको भेजेंगे कि हाँ देखो ये वो सब्सटेंस है जिससे मारा गया था। सर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको डॉक्यूमेंट्री में, कर दो, करके दिखाओ कहाँ से हो रहा है। इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब ये मतलब पहले ओरल लेके जाएंगे कि इसी से मर्डर हुआ है सपोज, फिर कोर्ट बोलेगा अच्छा इसकी रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराओ, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी वो डॉक्यूमेंट में फॉर्म में आ गई। ये कोर्ट में डायरेक्टली इसका रिपोर्ट जाएगी, ये कोर्ट में जाएगी नहीं, सर, इसको कोर्ट में ये नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये किस कैपेसिटी से कैसे गया ये। सर, हाँ। कोई बैग में डाल के ऊपर लिख दिया जाएगा वेपन यूज्ड टू। सर कुछ नहीं है क्योंकि एग्जॉस्टिव इसमें तो एग्जॉस्टिव नहीं होता, सब भी कवर नहीं कर रहा है ये। अच्छा चलो मैं ठीक है, अब आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा इंडिया में मटेरियल एविडेंस कोई अलग से कैटेगरी नहीं है एविडेंस की। आपने पढ़ा, अभी साक्ष्य पढ़ने जा रहे हो, इंग्लिश लॉ में चलता है डॉक्यूमेंट्री, ओरल और मटेरियल एविडेंस। इंडियन लॉ में हम केवल दो एविडेंस को मांगते हैं,
दो ही एविडेंस की रिकॉग्निशन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड ओरल एविडेंस। तब बताओ, देखो क्या यही फ़ायदा है बेयर एक्ट से पढ़ने का और सही से समझने का। तो फर्स्ट लिखा है तो सर उसमें ही आ जाएगा ना, किसमें? डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में मैंने जब बताया कि डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें होनी चाहिए, कुछ एक्सप्रेस किया गया है इसमें, कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ लिखा पढ़ी हुई है, कुछ प्रिंट हुआ है इसमें, कुछ फोटो या मार्क चिन्ह बनाए गए हैं, किस कंपनी का है, कुछ नहीं बना, प्लेन है। तो डॉक्यूमेंट नहीं है भाई। डॉक्यूमेंट होने के लिए क्या देखना होगा? आपको यही देखना होगा, इसी बेयर एक्ट की यही लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि चीज़ों समझने के लिए जितने भी टर्म्स हैं उनका रिलेशन समझ लो तो चीज़ें बड़ी ईजी हो जाती हैं। ये डॉक्यूमेंट नहीं है। सर मटेरियल ले ही नहीं जा सकते, ले जा सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं? इंडिया में सर बता दो अरे नहीं जाता यार, तो वो तभी तो एग्जॉस्टिव तभी तो नहीं है सर, ना एग्जॉस्टिव यहाँ पे अलाउ नहीं है ना। नहीं, मैटर तो अलाउ है, बट मैंने कहा कि या तो डॉक्यूमेंट के रूप में जाएगा तो ओरल एविडेंस के रूप में जाएगा। तो बचा ओरल ही, क्योंकि ओरल एविडेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है, अनडिफाइंड है और ये डॉक्यूमेंट में आ नहीं रहा है, तो बचा क्या? तो ओरल एविडेंस के तरीके से ही इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, इसका इंस्पेक्शन होगा। ये समझाना चाह रहा था आपको। थोड़ी देर में सोचा हम सोचे ओरल भी नहीं है क्या? नहीं, मैंने कहा दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट की कंडीशन में आ रहा है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ रहा है तो ये तरीका होगा, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं आ रहा है तो बचा एक ही तरीका। मैंने आपसे पहले बोला था कि दो ही तरीके हैं, डॉक्यूमेंट्री और ओरल। अगर आप डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर लेते हो तो बाकी बचा हुआ सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये जाके खुद बोलेगा क्या कि मैं ही हूँ वो चीज़? हम बोलेंगे सर यही वो चीज़ है। तो इसको, ये जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, जो मटेरियल एविडेंस है, ये डायरेक्टली कोर्ट में फर्दर इंस्पेक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, जिसने सुना है वो कोर्ट में जाए डायरेक्टली बताए। यही चीज़ है, धारा 60 में लिखा हुआ है इसको। एक बार पढ़ो धारा 60। अब तो नहीं भूलेगा, एक बार पढ़ो सेक्शन 60। सर लेकिन जैसे इसमें वर्ड यूज है, ऑल स्टेटमेंट्स यूज किया गया है, ठीक है। तो सर ये स्टेटमेंट भी तो नहीं है। इसलिए नीचे लाइन लिखी गई ना अलग से। अगर ये बात नहीं होती तो इसको लिखा नहीं जाता ना ये। यानी ये स्टेटमेंट न होने के बाद भी ओरल एविडेंस जैसे ही यूज़ किया जाएगा। ये कलाकारी है, बेरट में लैंग्वेज जो लिखा जाता है ना ऐसे ही। ये है टेस्टर, ये सर थर्ड में जाएगा फोर्थ वाले में, लाइक परसीव बाय सेंसेस। चार चीजें लिखी हुई है इसमें, पहले जिसने देखा वो विटनेस को बुलाया जाए। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। वे देखो तरीका देखो कि ये मटेरियल जो है वो डायरेक्टली कोर्ट में, जैसे कि एक विटनेस डायरेक्टली जाके बताता है स्टेटमेंट, यहाँ पर ये चीज़ खुद ही पहुँचेगी कोर्ट में, पहुँचाई जाएगी। ये चार में से सब कुछ बेरेक्ट में ही लिखा होता है। अच्छा होता अगर ये लिख दिया गया होता कि 3 तरीके के एविडेंस हैं तब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मटेरियल्स जितने एविडेंस हैं सब कोर्ट में जाते हैं। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है? जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आएगा, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गए। हाँ सर, मटेरियल की बात पता चला कुछ और है, नहीं मटेरियल ही नहीं है ये। नीलू समझ में आया? तो डॉक्यूमेंट सबको समझ में आ गया। देखो फ्री में लोग अरे बर्फ नहीं कर, मैं इसको बंद कर दूंगा। बंद कर दो। हाँ, बर्फ नहीं कर रहा है ये। ठंडा नहीं कर रहा है लेकिन आपने बता सर पहले सर करके बोला। क्या बता रहा था मैं? फैन के ऊपर
अच्छा चलो इसमें कुछ लिखा है, हाँ ये डैकिन लिखा है ना, क्या है ये? डॉक्यूमेंट है। किस कंपनी का है इसलिए लिखा गया होगा ना, पॉइंट सुना? कुछ भी लिखा गया है किसी भी रूप में वो डॉक्यूमेंट है। इसी डस्टर पर लिखा होता है यहाँ पर क्लासिक, इसका मतलब ये क्लासिक कंपनी का है। ठीक है, कुछ लिखा पढ़ा गया है, चिन्ह बनाए गए हैं, मार्क बनाए गए हैं, प्रिंट किया गया है, तब तो डॉक्यूमेंट है। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो डॉक्यूमेंट नहीं। ठीक है ना। अब वो डॉक्यूमेंट होने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए फॉरएवर के लिए हो जाए, कुछ समय के लिए भी है तो भी डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे कितने ड्यूरेशन के लिए कोई चीज़ रिकॉर्ड करी गई है ये मैटर नहीं करता। बात समझ आ गई? पेड़ पे लिखा है फला फला नाम, पेड़ कट गया, खत्म कहानी, बट लिखा तो था। पेज आपका खो गया, फट गया, जल गया, बट लिखा था। अब नेक्स्ट है एविडेंस। अच्छा, डॉक्यूमेंट को हमने कल बोला था, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, सेक्शन 61 और 62 पढ़ा था, तो थोड़ा उस पर बात कर लें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के जो भी कंटेंट हैं, क्या है, कुछ भी लिखा गया है वो ना, कुछ मटेरियल होगा उसमें, तो डॉक्यूमेंट के जो कुछ भी कंटेंट हैं या डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है, तो यह जो भी लिखा गया है, जो भी इसमें चिन्ह बनाए गए हैं, मार्क्स बनाए गए हैं, मैप बनाया गया है, ठीक है, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई देश के खिलाफ तो मैप बनाया गया, वहाँ पे कुछ प्लानिंग की स्ट्रेटजी बनाई गई, जो भी है व्हाटएवर, तो ये क्या है, तो इसके कंटेंट जो हैं उसको प्रूफ या डिस्प्रूव करना होगा। तो कैसे प्रूफ या डिस्प्रूव होगा? वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कोर्ट में मंगाया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि कोर्ट ये देख सके कि क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी आता है। ठीक है ना। तो ये जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। तो अगर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, कोई बात है जो आज मटेरियल इशू बना हुआ है कोर्ट में, तो उसको एडजुडिकेट करने के लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंट के खुद से मंगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को मंगाना पड़ेगा कोर्ट में, जिससे कि कोर्ट कंटेंट को देख करके वो जो कंट्रोवर्शियल इशू है उसके बारे में कुछ फैसला, कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रा कर सके। ठीक है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल फॉर्म में है, जिस डॉक्यूमेंट को आपने लिखा है, बनाया है, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में? प्राइमरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट को सेक्शन 61 में क्या किया, डिफाइन किया गया, उसके तरीके बताए गए। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पढ़ा होगा आपने, कुछ समझ में आया? आपने अपने हैंडराइटिंग में जो कुछ भी लिखा है पेज पे, क्या है, कैसा डॉक्यूमेंट, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना। दीवार पे जो कुछ भी लिखा गया, प्रिंट किया गया, वो क्या हो गया, प्राइमरी डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब बैंक में कभी पैसा जमा किए हो, कैश, क्या तरीका है? एक फॉर्म, एक पेमेंट स्लिप, एक डिपॉजिट फॉर्म जमा करना पड़ता है। फॉर्म कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में। क्यों? एक उनके पास है, इससे क्या होगा? दोनों के पास प्राइमरी रिकॉर्ड के दोनों के पास प्राइमरी रहेगा। वाउचर रखे रहेंगे। कल को मान लीजिए एक भी होगा सर, तो मान लीजिए हमें कोई दिक्कत, हमने क्लेम किया, एक के लिए वो प्राइमरी होगा, दूसरे के लिए सेकेंडरी होगा। एक जो होगा, हाँ, जैसे जो हमारे पास वो हमारे लिए प्राइमरी है, वो बैंक के लिए सेकेंडरी हो गया, और जो बैंक के पास है वो हमारे लिए सेकेंडरी है, बैंक के लिए प्राइमरी है। बैंक के पास उल्टा बोल गए, बैंक के पास प्राइमरी, हमारे पास सेकेंडरी। ऐसा भी नहीं है, नहीं, दोनों के पास प्राइमरी है। जो हमारे पास है वो प्राइमरी है, हमारे लिए। देखो क्या है, दो पार्ट होता है, जब फॉर्म पैसे जमा करते हो दो पार्ट में होता है ना, तो दोनों पार्ट में जो कंटेंट हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, कि किसके अकाउंट में किस तारीख को कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया, यही ना। तो इधर भी लिखते हो राइट वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में भी लिखते हो। तो आपने पूरा लिखा, राइट वाले पार्ट में आपको साइन करने की बात कही जाती है कि आप जो डिपॉजिटर है वो यहाँ पर इनिशियली साइन करेगा, ठीक। और जो छोटा वाला पार्ट है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो आपके पास रहेगा, वो बैंक वाला वहाँ पर रिसीट करेगा, साइन करेगा और आपको दे देगा। तो छोटा पार्ट जिसमें आपकी साइन नहीं है, किसकी साइन है? वो बैंक वाले की।
और जो बड़ा वाला पार्ट है जिसमें आपकी साइन है वो बैंक के पास रहेगा। ठीक है। अब कल कोई भी कंट्रोवर्सी राइज होती है कि कितना अमाउंट जमा किया, कितना नहीं जमा किया, तो आप कहते हो कि मैंने ज़्यादा जमा किया है, कम दिया है, तो आपके साइन वाला जो पेपर उसके पास है वो उससे प्रूफ होगा। हाँ, आप वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा। आपने क्लेम किया ना, तो आपने जो लिख करके वहाँ पे दिया है, जो बैंक में डिपॉजिट है, जिस पर साइन होगा उसके लिए प्राइमरी होगा। समझो बात को। ठीक है। उसका और ये जो दोनों क्या काउंटर पार्ट है, तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो उसी प्राइमरी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हुआ। तो उसमें जो लिखा है वो माना जाएगा। अगर वो मिस हो गया तब ये माना जाएगा। नहीं समझ आई बात? देखो, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं जब तक कि दोनों के साइन ना हो, इसलिए इसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। एक पे साइन आपका होगा, दूसरे पे साइन उसका होगा, मतलब बैंक वाले का होगा। तो जो बैंक वाला का साइन है वो आपके पास रहेगा, आपके साइन किया हुआ लीफ जो होगा वो उसके पास रहेगा। कोई कंट्रोवर्सी राइज होती है, जैसे चाहे बैंक वाला क्लेम करे चाहे आप करो, तो जो दूसरे के पास है ना उससे प्रूफ होगा कि आप सही बोले गलत बोल रहे, इससे साबित होगा। ये तो नीचे लिखा होगा, समझ गया ना? क्योंकि अपने वाले में तो आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, वही बात है। बैंक वाले में हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, मान लो आपने एक जीरो बढ़ा दिया, कहा आपने तो 50,000 जमा किया था, लिखा है 5,000, तो वहाँ पे अगर 50,000 लिखा तो पहले चेक कर लेगा ना, वो उसको चेक ध्यान से करता है। ठीक है। हाँ, और चेक करने के बाद वेरीफाई कर लेता है दोनों में एक ही चीज़ लिखी, तब जाके वो अपना सील लगाता है, साइन करता है, नहीं तो करेगा ही नहीं।